ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। वक्फ कानून को लेकर देश की राजनीति लगातार गर्म है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं। एक तरफ बीजेपी है, वक्फ कानून में संशोधन कर उस कानून के फायदे बता रही है, इसे मुसलमानों के हित में बता रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हैं, इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा बंगाल में हिंसा हो रही है। मामला गरमाया हुआ बंगाल में है। 3 लोगों की अब तक बंगाल में जान चली गई है। सबसे ज्यादा तनाव अगर इस समय वक्फ कानून को लेकर देश के किसी राज्य में, तो वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की, यही सबसे ज्यादा तनाव है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीरें। लगातार वक्फ कानून को लेकर यहां हिंसा हुई है। वैसे विरोध प्रदर्शन तो देखिए देश भर में हो रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। हिंसा की खबर सिर्फ बंगाल से सामने आई है। और आज तो खबर यह भी सामने आ गई कि मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। वो मुर्शिदाबाद से निकलकर मालदा पहुंचे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि इनके घर में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी की गई है, उन्हें अपना घर बार सब छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। इस हिंसा को लेकर बीजेपी सीधे सीधे ममता बनर्जी की सरकार को घेर रही है। वहीं टीएमसी के नेता ये जो हिंसा मुर्शिदाबाद में हुई है, इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं। विरोध तो देखिए अपनी जगह, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा को तो कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता ना। और यही वजह है कि कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती भी मुर्शिदाबाद में की गई है। अब सवाल यह है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है। सवाल यह है, क्या जानबूझकर यह आग लगाई जा रही है? क्या वक्फ कानून के समर्थन और विरोध में सियासी फायदा और नुकसान देखा जा रहा है? क्या चुनाव है इसीलिए एक बार फिर से हिंदू मुसलमान वाला ये तनाव है? क्या चुनावी शोर है इसीलिए हिंदू और मुसलमान पर जोर है? आज महादंगल में इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। चाकू छुरी लेके घर में घुस घुस जाके मार रहा है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। हम लोग तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, फुल्ली अंडर कंट्रोल। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है। हम दुखी है कि वक्फ बिल को लेकर गंडगोल से 3 आदमी का मौत हुआ। मुख्यमंत्री ने अपील किया है सब लोग को शांति रखने के लिए। पुलिस भी सब इंतजाम कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एंटी हिंदू वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। हजारों हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार मजबूर कर रही है। जो हुआ खराब हुआ, लेकिन हम ये बोलेंगे जो विक्षोभकारी सब खराब नहीं किया। कुछ बीजेपी का घुसा दे करके हमारा सरकार को बदनाम करने मांग रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 19 अप्रैल के दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ एक प्रोटेस्ट मीटिंग, पब्लिक मीटिंग रखी जा रही है। ये लड़ाई संविधान को बचाने की है और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि विरोध करिए, लेकिन कोई ऐसा काम मत करिए जो संविधान के खिलाफ हो। ऐसे में इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बंगाल से ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। देखिए किस तरीके से ममता के खिलाफ इस वक्त सियासी पारा बीजेपी ने प्रदेश में बढ़ाया है। सड़क पर उतरकर ममता बनर्जी का इस्तीफा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से मांगा जा रहा है। और ये जो विरोध प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल सरकार में
आप देख रहे हैं यहाँ पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो यहाँ नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के अन्य तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लॉकेट चटर्जी यहाँ पर नजर आ रही हैं। तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस पैदल मार्च का नेतृत्व करते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने। तो बीजेपी के बड़े नेता सड़क पर उतर आए हैं, ममता का विरोध कर रहे हैं। इस्तीफा ममता बनर्जी दें, ये मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ममता सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हिंदू ममता राज में सुरक्षित नहीं है और इसी को लेकर ममता सरकार के इस्तीफे की मांग शुभेंदु अधिकारी, सुकांतु मजूमदार, दिलीप घोष, यहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल के जो हैं वो नजर आ रहे हैं सड़क पर उतरे हुए। और आइए मैं आपका परिचय करा देती हूँ। खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जुड़ गई हैं। इस समय हमारे साथ राकेश सिन्हा संघ विचारक मौजूद हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। इंतजार तो देखिए मैं टीएमसी के प्रवक्ता का कर रही हूँ। कुछ ही देर में तौसीफ खान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे आज, लेकिन उससे पहले जरा शाजिया इल्मी का रुख कर लेते हैं और जानते हैं शाजिया इल्मी से। शाजिया, ये पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं बीजेपी की, शाजिया मुझे सुन पा रही हैं आप? जी बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ। जी शाजिया, जो पश्चिम बंगाल में हालात हैं, बीजेपी की तरफ से टीएमसी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। मैं इंतजार कर रही हूं कि टीएमसी के मेहमान जुड़े, लेकिन उससे पहले जो टीएमसी की तरफ से बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि सांप्रदायिकता का जहर दरअसल बीजेपी की तरफ से घोला जा रहा है, इस पर आपका जवाब। सब देख सकते हैं क्या हो रहा है, किस तरह से तांडव देखा जा रहा है, किस तरह से लोगों को उकसाकर, भड़काकर, झूठ फैलाकर और एक ऐसा बिल्कुल ही भ्रमित करने वाला एक प्रोपेगेंडा फैलाकर बाकायदा दंगों और फसादों को बढ़ाने की और किसी तरह के गृह युद्ध की तैयारी की जा रही है। लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल होने नहीं देंगे। जो भी चाहती हैं ममता बनर्जी, वो उनकी जो इच्छा है कि पूरी तरह से हालात ख़राब हो जाएं, स्थिति बद से बदतर हो जाए और लोग सड़कों पर आकर बगावत करें, इस तरह के हालात वो चाह रही हैं पैदा करना और इसीलिए लगातार उकसा रही हैं। एक तरफ ये भी कह रही हैं कि वो शांति बहाली चाहती हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि संसद द्वारा पारित किया हुआ कानून वो किसी भी तरह से लागू नहीं करेंगी। लेकिन आप देखिए वो शैतानी तत्व जिनके चलते 3 लोगों की मौतें हो गई हैं, अगर आप इनसे किसी से भी पूछेंगे कि किस वजह से और किस चीज़ को लेकर या किस प्रावधान को लेकर आपको इतनी तकलीफ है, मुझे लगता नहीं इसका जवाब भी आपको मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से तर्क से बिल्कुल दूर आप एक तरह का एक तमाशा वहाँ देख रहे हैं जिसमें इतनी ज़्यादा जहर और नफ़रत की आग आप देख रहे हैं लोगों के दिलों के अंदर कि ज़रा सा भी बात से वो भड़क जाते हैं और क्या कुछ करने के लिए आमादा हैं। जहर है, नफरत की आग है और आखिरकार इन हालात के लिए कौन जिम्मेदार है, इसी को लेकर आगे टीएमसी के प्रवक्ता का इंतजार कर रहे हैं, जुड़ेंगे हमारे साथ। अच्छा, आप देख सकते हैं इस वक्त तौसीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं और समझते हैं उनसे कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये हालात। तौसीफ खान साहब, ममता सरकार नाकाम क्यों? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि हाँ पुलिस और प्रोएक्टिवली काम कर सकती थी, क्योंकि आखिरकार पुलिस को गोली चलाना पड़ा, कई सिविलियंस मारे गए गोली में और 118 से ज्यादा गिरफ्तारी भी हुई है। माहौल को, सिचुएशन को कंट्रोल में किया गया। लेकिन देखिए दिक्कत तब हो जाती है जब शोभा यात्रा निकाला जाता है हनुमान जयंती के नाम पे और जो है साजिश की जाती है कि किसी तरीके अफवाह फैलाया जाए और पुलिस ने 4 दिन पहले से मुसलसल सर मुर्शिदाबाद में कौन सी शोभा यात्रा निकाली गई है हनुमान जयंती के मौके पर? जरा बता दीजिए दर्शकों को। मुर्शिदाबाद में हनुमान जयंती के मौके पर, मुर्शिदाबाद जहां पर यह हिंसा हुई है, जहां 3 लोगों की जान चली गई है, जहां से सैकड़ों हिंदू परिवार जो हैं वो पलायन कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद में हनुमान जयंती पर कौन सी शोभा यात्रा निकाली गई? पहले तो इसका जवाब दीजिए तौसीफ खान साहब जी। पहली बात तो ये कि शोभा यात्रा हनुमान जयंती के टाइम पे पूरे देश में निकाली गई है, बंगाल को एक अकेला कोई ऐसा सूबा नहीं है। और मैंने बात किया कि र्यूमर्स फैलाने की बात, जो वेस्ट बंगाल पुलिस बार बार कह रही कि जब ये एक प्रोटेस्ट निकाला गया वक़्फ़ के खिलाफ तो उस टाइम में र्यूमर्स फैलाया गया जिसके वजह से ये जो है आगजनी और ये जो है ऐसा माहौल बना।
पुलिस ने बार बार सीसीटीवी के फुटेज को देखते हुए घर में रेड करके जो लोग साजिश में शामिल थे और जो लोग आगजनी और तोड़फोड़ में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया। वेस्ट बंगाल पुलिस ने अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बीएसएफ को भी बुलवा लिया। कोर्ट के ऑर्डर आने से पहले ही बीएसएफ को भी उन्होंने बुलवा लिया था, बीएसएफ के हेल्प भी आई थी और कोर्ट के ऑर्डर के बाद में सीआरपीएफ जवान की तैनाती हुई और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। तो ये सारी जो बंगाल सरकार को करना चाहिए और लगातार चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने शांति का अपील किया लोगों से कि भाई बंगाल सरकार जो है इस बिल को वक्फ अमेंडमेंट को नहीं मानती, इसलिए कोई स्कोप नहीं है किसी को कि इस तरीके से प्रदर्शन करे। देखिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन हर किसी का राइट है, लेकिन इस राइट में आप शांतिपूर्वक के नाम पे ये झड़प में बीच में एलिमेंट घुस जाते हैं, आरएसएस बीजेपी एलिमेंट घुस जाते हैं या कोई दूसरे पॉलिटिकल एलिमेंट घुस जाते हैं और माहौल को बिगाड़ देते हैं। इसी बात को बहुत आसान है आपके लिए कहना कि जो मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है उसमें एलिमेंट्स जो घुसे और जिनकी वजह से हिंसा हुई उनको आरएसएस और बीजेपी के एलिमेंट्स आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है सर कि जो आपने अभी कहा कि साहब जो कुछ हो सकता था ममता बनर्जी सरकार की तरफ से तो वो सब कुछ किया गया, अगर वाकई में सर जो कुछ हो सकता था और वो सब कुछ ममता सरकार की तरफ से किया गया होता तो फिर अदालत को पश्चिम बंगाल में ये नहीं कहना पड़ता कि संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक और जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में उलझे नहीं रह सकते सर। तब सर हाईकोर्ट को अलग अलग निर्देश नहीं देने पड़ते कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सीएपीएफ यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश हाईकोर्ट को नहीं देना पड़ता सर। ये सिरे से आप लोगों की सरकार की नाकामी है सर। फिर भी जो आपने दावा किया है ना, जरा सा कांग्रेस की प्रवक्ता मीता चक्रवर्ती भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैं उनके पास लेकर चलती हूं दर्शकों को और उनसे जानते हैं। मीता जी, यहां पर टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हमसे तो जो कुछ बन पड़ता था हमने वो सब कुछ कर लिया है, इससे बेहतर तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। ममता सरकार तो कह रही है कि साहब हम ये लागू ही नहीं होने देंगे प्रदेश के अंदर। क्या ममता बनर्जी इस तरीके की बयानबाजी करके आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह कर रही हैं मीता चक्रवर्ती? और पश्चिम बंगाल में ये जो हालात, इसके लिए जिम्मेदार कौन, जवाबदेही किसकी? मीता। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो र्यूमर मॉन्गरिंग का काम हो रहा है वो ना सिर्फ लोकल टीएमसी लीडर्स की तरह हो रहा है बल्कि बीजेपी के साथ से भी हो रहा है। तो र्यूमर मॉन्गरिंग के लिए दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबल है इक्वली। आज मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट उनके 25 साल के एमपी कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को मिस कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो मुर्शिदाबाद से लगातार 5 बार जीत के एमपी बना था और जो ना सिर्फ हिंदूज की बात करते थे, मुसलमान की भी बात करते थे और डेवलपमेंट की बात करते थे, आज मुर्शिदाबाद के लोग अधीर रंजन चौधरी अधीर दा को मिस कर रहा है। अभी आप देखिए कैसा हालत बन चुका है जहां पर वक्फ बिल को तो बुलडोज किया गया है। वक्फ बिल के लिए कोई पार्लियामेंट्री डिस्कशन 426 पेज का रिपोर्ट पेश किया गया था जेपीसी के पास, पर उसके लिए 2 दिन से ज्यादा चर्चा नहीं हो पाया, सारे क्लॉजेस डिस्कस नहीं हो पाया। अभी उसका बैकलैश हो रहा है। वेस्ट बंगाल में 30% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। नहीं, बैकलैश हो रहा है ये कहकर के आप इस हिंसा का समर्थन कर रहे हैं। मीता चक्रवर्ती, क्या बैकलैश कहकर आप इस हिंसा का समर्थन कर रही हैं? इट्स अ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू। पर इसके लिए बीजेपी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। एक वक्त हुआ करता था जब पश्चिम बंगाल में डिस्कशन होता था कि हमारी भविष्य जो है वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ में है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हमारी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स हुआ करता था पॉलिटिकल डोमेन में। अभी क्या डिस्कशन होता है? हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से बोल रहा है कि वो हिंदूज को भागीरथी नदी में फेंक देंगे और शुभेंदु अधिकारी बीजेपी से बोल रहा है कि वो मुस्लिम विधायक को खींच के असेंबली से बाहर रास्ते में फेंक देंगे। ये हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का, रिलीजियस पोलराइजेशन का जो एनवायरमेंट बना है, उससे बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टी उससे बेनिफिट ले रहा है। और मैं जल्दी से जवाब देती हूँ क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है बीजेपी को और टीएमसी को। आप ये कह रही हैं कि साहब ये दरअसल एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे की राजनीति को। बीजेपी और टीएमसी दोनों में नूरा कुश्ती का खेल
और देश को और समाज को और पश्चिम बंगाल को हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में झोंक रहे हैं। ठीक है शाजिया इल्मी, जवाब दीजिए। शाजिया इल्मी, आपके पास शुभेंदु अधिकारी है, टीएमसी के पास हुमायूं, देखिए बहुत ही अजीबोगरीब। ठीक है मीता जी, आपने विस्तार से अपनी बात रखी, प्लीज अब अपनी बारी का इंतजार कीजिए। सुनिए जरा शाजिया इल्मी को। आइए शाजिया। इनका बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का तर्क है। जब इतने राज्यों में, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में ये सब कुछ नहीं हुआ, तो आप सोचिए ममता बनर्जी जिनके शासन के अधीन ये सब कुछ हो रहा है, जरा सा भी जिम्मेदारी वो उनको नहीं दे रही है, बल्कि कह रही है भाजपा जिम्मेदार है। बल्कि पूरी जो प्रक्रिया है, संसदीय प्रक्रिया है, बिल से जो एक्ट बनता है उसको भी दोष मढ़ रही है। ये जानती नहीं कि कितने तफसील से, कितने डिटेल और विस्तार से इस बिल पर चर्चा हुई है। और इन्होंने भी सुना है कि भाजपा के सारे नेताओं ने बाकायदा कहा है कि सबकी सुरक्षा की हम जिम्मेदारी लेते हैं और इसमें कोई भी तरह की गलती किसी भी मजहब के साथ नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की गलती। ये उन्होंने सुना है, बावजूद इसके ये जो है जानबूझ के कह रही है कि तौसीफ सर यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से लेकिन बड़ा वार टीएमसी पर कर दिया गया कि साहब अधीर रंजन चौधरी जब तक एमपी रहे यहाँ पर हालात पूरी तरीके से सही थे। यूसुफ पठान जीते थे ना, टीएमसी के नेता हैं, सांसद बने हुए हैं यहाँ पर, वो उसके लिए टीएमसी को भी कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है टीएमसी जो है वो बीजेपी वाली राजनीति करती है। तौसीफ खान, अब देखिए यूसुफ पठान तो एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, अब वो सांसद भी है। अब वो जमीन में उतर करके काम करेंगे, क्या करेंगे वो उनकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे मामला प्रशासन का है, पुलिस का है कि जब राइट हो, जब इस तरह के मामला हो, तो वहाँ पे मुर्शिदाबाद में जितने भी तृणमूल के एमएलए हैं सब वहाँ मौजूद हैं ग्राउंड पे और लोगों के साथ मिल रहे हैं और सब बयान दे रहे हैं, चाहे वो हुमायूं कबीर हो, चाहे एक और मैंने बयान पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हुमायूं कबीर तो सर आग में घी डालने वाला बयान दे रहे हैं ना। और ये क्या बात हो गई कि यूसुफ पठान तो सेलिब्रिटी है तो फिर लोगों का वोट लेकर संसद में क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो इस दुख के वक्त में, मुश्किल वक्त में अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जा सकते तो फिर वो राजनीति में हैं क्यों? सांसद बने क्यों हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमति रखता हूं रुमाना जी। और इसलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। इस सवाल का जवाब जो सेलिब्रिटी हैं वो खुद ही दे सकते हैं कि उन्हें जो है टाइम निकालना, इस बार लोगों के चिंता के लिए टाइम निकालने का मौका कब मिलेगा। देखिए जो मुर्शिदाबाद जंगीपुर इलाके के जो एमएलए हैं, जंगीपुर इलाके के जो एमएलए हैं वो ग्राउंड पे है। ठीक है मैं राकेश सिन्हा जी को लेकर आपकी आवाज नहीं सुन पाया। संघ विचारक राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, पश्चिम बंगाल और वक्फ को लेकर विरोध अगर मुस्लिम समाज में है तो वो देश भर में देखने के लिए मिल रहा है सर। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर रहा है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हिंसा क्यों हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल के मुकाबले वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है? इसके अलावा भी और कई अन्य राज्य हैं, यहाँ नजदीक में ही पश्चिम बंगाल के असम भी है, वहां पर भी पश्चिम बंगाल के मुकाबले मुसलमानों की जो संख्या है, आबादी में उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, लेकिन हिंसा कहीं और नहीं हो रही है। हिंसा सबसे ज्यादा कहां हो रही है? पश्चिम बंगाल में हो रही है। क्यों हो रही है राकेश जी? रुमाना जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ जी। वक्फ में के कानून में और हिंसा में क्या संबंध है? सही बात। वक्फ की तरह सरकार के सैकड़ों काम हैं जिससे विपक्ष की या जनता के एक हिस्से की असहमति रहती है। कोई भी सरकार कोई कानून बनाती है तो उसे 100% लोग सहमत नहीं होते। यदि हर असहमति को हिंसा के द्वारा प्रतिकार किया जाएगा तो संसदीय जनतंत्र तो दूर, सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लोगों में डर, भय, अनिश्चितता का माहौल बनता है और पश्चिम बंगाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और मैं आश्चर्य में पड़ गया जब टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि जब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और एक एंकर की जो अहम भूमिका होती है आपने निभाया कि मुर्शिदाबाद में कौन सी हनुमान यात्रा निकली थी, तब उन्होंने कहा पूरे देश में हनुमान यात्रा निकलती है। अभी तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन 66% है, तो वहाँ के प्रवक्ता कह रहे हैं पूरे देश में हनुमान, यानी पूरे देश में हनुमान जयंती नहीं मनाई जाए, हनुमान जी के नाम पर शोभा यात्रा नहीं निकले। हजारों साल से इस देश के लोग
भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और सभी संप्रदाय के लोग सुख शांति। मैं इनको बता दूं, नागौर में, तमिलनाडु के नागौर में अल्लाह गॉड की प्रतिमा बनती थी और हिंदू मुस्लिम दोनों उस प्रतिमा में जाते, उसका नाम ही अल्लाह गॉड था। यह सहमति, यह संयोग, यह सम्मिश्रण का दौर चलता था जिसे सांप्रदायिक ताकतों ने, औपनिवेशिक ताकतों ने, बाद में सांप्रदायिक ताकतों ने समाप्त कर दिया। तो इसी बंगाल में एक फिरंगी काली मंदिर है, जिस फिरंगी काली मंदिर में यूरोपियन क्रिश्चियन जाते थे और पूजा करते थे और दान देते थे। जिस बंगाल का ये कंपोजिट कल्चर था, उस बंगाल में कर्जन फिर से आ गया। ममता बनर्जी मिस कर्जन हैं, वो श्रीमती कर्जन के रूप में भूमिका निभा रही हैं। आज बंगाल को बांटने की साजिश चल रही है हिंदू मुस्लिम में। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा, ये सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे हिंसा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या घरों में बंद रहे हैं, अपने दफ्तर में बंद हो जाए? सही बात। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा का प्रतिकार कर रही है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। आपने अभी सुना होगा तो आसिफ खान साहब ने बड़े आराम से बीजेपी, आरएसएस के लोग सबके नाम गिना दिए सर यहाँ पर। जी मैं दो तीन बात कह दूं जी। देखिए, मोहन भागवत जी की एक बार वहाँ रैली थी, उसको संघ की रैली थी, उसको ममता बनर्जी ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, जब भगवान राम का जन्मदिन के ऊपर जो शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी की शोभा यात्रा, उसको रद्द करवा दिया। अब ये बताइए कि बंगाल कोई अपवाद है क्या? ममता बनर्जी किस हैसियत से कह रहे हैं कि संसद के कानून को पारित लागू नहीं करेंगे? कौन सी हैसियत है? क्या बंगाल भारत से अलग है? ममता बनर्जी जो भाषा बोल रही हैं वह भाषा अलगाववाद की भाषा है, वह भाषा सांप्रदायिकता की भाषा है। और ममता बनर्जी के बयान के बाद ही ये दंगा हुआ है। उन्होंने उस प्रोत्साहित कर दिया है। और जब टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब हमने जो कुछ भी वो किया उसके बावजूद यदि हो रहा है, तो इसका अर्थ है वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं बंगाल में सरकार विफल हो गई है। बिल्कुल, और राष्ट्रपति शासन बिल्कुल सर, संदेश यही जा रहा है कि बंगाल संभल नहीं रहा है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। तो अगला सवाल मैं इसी पर आऊंगी सर कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ा? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी लेनी है और साथ ही दो मेहमान है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी से जो बात राकेश जी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर हमारे साथ। उसके बाद राजीव रंजन जी आपके पास आ रही हूं। सुबोध मेहता जी, ये कुल मिलाकर वक्फ का बहाना है और आप लोग अपना सियासी निशाना साधने के काम में जुटे हुए हैं क्या? बिहार से बंगाल तक यही काम हो रहा है क्या? सुबोध मेहता। रोमाना जी, अभी जो हमारे बड़े भाई हैं राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। इन्होंने कंपोजिट कल्चर की बात कही कि कंपोजिट कल्चर किस तरह के सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग जो है अपना रिलीजियस जितने भी एक्टिविटीज थे हम लोग मनाते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो साबरमती के नदी के किनारे राम राम करने वाले थे उसको हे राम तक पहुंचा दिया इन लोगों ने। और पिछले 35 सालों में रोमाना जी, खासकर 1991 से देखिएगा और 1996 में भी ये जो धर्म को राजनीति में लाया गया, तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ आप देखिएगा 1996 से पहले का भी, तो 161 इनकी लोकसभा में सीट थी और लगभग 20-21% इनका वोट परसेंटेज था। 2014 में बढ़कर ये 31% हो गया और 2019 में बढ़कर ये लगभग 38% हो गया और 300। और बीजेपी की मुखालफत करते करते आपने तो अब नीतीश कुमार को भी सांप्रदायिक करार दे दिया है सर। आपकी तरफ से रोज नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इफ्तार दे दिया और हमको लूट लिया। ये जो आप लोग कह रहे हैं सर, नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आप लोगों ने। इसीलिए सर सियासत अपनी साध रहे हैं, वक्त बहाना है, सियासत चमकाना है। नहीं, रोमाना जी हमें जवाब देने दीजिए। हमने आपको जो राकेश सिन्हा जी ने जो बात कहा कंपोजिट कल्चर को किस तरह से बिगाड़ कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, डाटा के साथ और नंबर ऑफ सीट के साथ मैंने आपको बताया। अब बात रही बफ पे, देखिए जिस तरीके से बफ बोर्ड में 92 लाख सजेशंस आए थे रोमाना जी, 92 लाख सजेशंस को बुलडोज किया, जेपीसी को बुलडोज किया, डिबेट डाइसेंट नहीं करके 2:30 बजे रात में ये पार्लियामेंट से इसको पास किया गया। और जो अपोजिशन की जो धर्म है, अपोजिशन धर्म है कि जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को ये धूमिल करके मेजॉरिटेरियन सरकार चलाना चाहते हैं, मेजॉरिटी की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, इसी को लेकर लगातार जो है हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की डायरेक्ट जिम्मेदारी है जो भी बंगाल में हो रहा है। रंजन जी प्लीज जल्दी से आइए, आपके जो नेता है गुलाम रसूल बलियावी, इदारा शरिया से जुड़े हुए, उनकी तरफ से भी कहा गया कि साहब हमने जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को माना नहीं है। आइए जल्दी से राजीव रंजन जी को लेकर आइए, उसके बाद में आगे बढ़ूंगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बड़ी।
देखिए रोमाना जी, किसी भी राजनीतिक दल को जी या राजनीतिक कार्यकर्ता को निसंदेह नीतीश कुमार जी से सीख लेनी चाहिए। शासन का एक ऐसा मॉडल है, लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक दल है, सांप्रदायिक नज़रिया है, लेकिन हमारा अलायंस अगर आरजेडी के साथ जो 2-2.5 वर्ष या 3 वर्षों का जो भी हमारा साथ उनके साथ रहा हो, लेकिन 17 वर्ष हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चलाई है। इन 20 वर्षों में चाहे वो लालू जी के साथ हमारी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। और इसकी वजह क्या है जी? सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है, सत्ता का राजधर्म होता है। और राजधर्म का अर्थ है कि हम सभी धर्मों को एक नजरिए से देखते हैं और उनको मानने वाले धर्मावलंबियों के आचरण, उनके त्यौहार, उनको लेकर के, उनकी निजता को लेकर के अगर कभी भी कोई सवाल खड़े हो तो शासन का काम है बराबर उनको सुरक्षा देना। ठीक है। और ये बखूबी नीतीश कुमार जी ने किया। एक अवसर भी आया, लेकिन सर इससे बिल्कुल उलट जब भारतीय बंगाल जनता में क्या हो रहा है पार्टी इस वक्त की बड़ी खबर में जरा जल्दी से दर्शकों को बता दूं। पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, एबीपी न्यूज से बातचीत में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं मुर्शिदाबाद हिंसा में बाहर के लोग शामिल थे, या फिर वो कह रहे हैं ये बीजेपी के लोग थे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कहा कि हिंसा में जिन लोगों की जान गई है वो बीएसएफ की गोली का शिकार हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल से सिद्दीकुल्ला चौधरी की खास बातचीत का हिस्सा दिखाते हैं आपको। जमीयत उलमा हिंद के बंगाल के अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्ला साहब। दो ही सवाल हैं हमारे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ के कानून में विरोध हुई, लेकिन उस विरोध की शक्ल हिंसा में तब्दील हो गई, 3 लोगों की जान। गलत तरीका है। देखिए, हम लोगों ने 10 तारीख को कलकत्ता में एहतजाज किया, जिसमें 5 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे, 4-5 लाख, 3,500 गाड़ी आई थी। वहाँ कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। ये तो जंगीपुर में कुछ लोग हैं, साउथ से हो सकता है ताल्लुक हो, या बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हों। ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ के गोली पे लोग मारे गए, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। वहाँ बीडीओ ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस की गाड़ी को मारा गया, एक पुलिस को जख्मी किया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन 3 लोगों की जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ ने गोली चलाई, उनसे पूछिए। स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने गोली नहीं चलाई। जल्दी से रुक करते हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शाज़िया इल्मी के पास हम दर्शकों को लेकर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ममता सरकार में ये मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला, और उनकी तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। शाज़िया ये कह रहे हैं कि साहब जिनकी मौत हुई है वो तो बीएसएफ की गोली से मरे हैं, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बाहरी लोग थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आकर मुर्शिदाबाद में ये तांडव किया। शाज़िया रोमाना में सुन रही थी इनका बयान, और अब सोचिए ये मंत्री होने के बावजूद कितनी गैर जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, और खासतौर से ऐसे मौके पर जब इतना संवेदनशीलता उनको बरतनी चाहिए थी और सेंसिटिव मोमेंट पर सोच समझ कर बोलना चाहिए था। क्या ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है वो बाहर के लोग हों, हो सकता है भाजपा के लोग हों, और हो सकता है कि बीएसएफ इसमें शामिल हो। इन्हें कैसे मालूम है सारी बात? ये भी कह रहे हो सकता है, यानी कि पूरी की पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज और साजिशें, और अभी भी रिवर मॉन्गरिंग कर रहे हैं इनके मंत्री। साफ जाहिर है कि अपने से वो ध्यान भटकाना चाहते हैं, और खासतौर से जिम्मेदारी इनकी है। और जिस तरह के बयान इनके मंत्री दे रहे हैं, आप देखिए भड़काने वाला बयान नहीं है। क्या वो चाह नहीं रहे कि बीएसएफ के खिलाफ वहां की जनता हो? क्या वो चाह नहीं रही है कि अभी जो सीएपीएफ की टुकड़ी आई है या आर्म्ड पुलिस आई है उनके खिलाफ लोग भड़के? क्या किस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, किस तरह की बात करना चाह रहे हैं? तौसीफ खान साहब जवाब दीजिए, तौसीफ खान साहब जवाब दीजिए कि इस संवेदनशील माहौल में इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान देना, क्या ये सिरे से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं और माहौल खराब नहीं होगा इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान से? क्या कोई जांच अभी तक हुई है? क्या राज्य सरकार के पास अभी तक कोई ऐसी सूचना है जिसके आधार पर औपचारिक तौर पर ये तमाम बातें कही जाएंगी, जो यहां पर मंत्री अपनी जिम्मेदारी को ना समझकर मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं? तौसीफ खान, देखिए, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है रिपोर्ट। 17 अप्रैल को जब कोर्ट खुलेगा तो रिपोर्ट जो है जमा किया जाएगा। और जहां तक बात है बीएसएफ की, तो ये परसों दिन ही या 3 दिन पहले ही जब मामला बिगड़ा था जंगीपुर में,
तो बीएसएफ को कॉल किया गया, बीएसएफ से मदद लिया गया। ये वेस्ट बंगाल पुलिस ने खुद ही उसी टाइम पे ही प्रेस ब्रीफिंग में ये कह दिया था। हाईकोर्ट ने कल जो है लगाया है, सेंट्रल केंद्रीय फोर्स को लाने की ऑर्डर दिया है, लेकिन बीएसएफ से जो जहां तक डिप्लॉयमेंट है ये उस वक्त ही हो गया। अब क्या गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं? जब इन्होंने कहा कि वो बीएसएफ की गोली से मरे हैं, बीएसएफ की गोली से मरे हैं, वो ये कह रहे हैं। भाई 3 लोगों की जो हत्या हुई है वो कह रहे हैं बीएसएफ की गोली से मरे हैं। उनके पास में खबर है, ये आप कह रहे हैं कि ऑफिशियल स्टैंड है, उनके पास में खबर है, तभी वो ये कह रहे हैं। स्टैंड है ये एक मंत्री है, ऑफिशियल स्टैंड है, यानी कि जो खबरें आ रही है दास परिवार की, उनके पास इंफॉर्मेशन जो खबर आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? डिस्प्यूटेड है, और कोर्ट में जब रिपोर्ट पेश किया जाएगा, कोर्ट में बता दिया जाएगा कि किसकी गोली से मौत हुई है। मौत तो सिविलियन की हुई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बीजेपी को तो धर्म देखने का आदत है। अगर मुसलमान मरा है तो वो सस्ता मौत है, अगर हिंदू मरा है तो उस पे वो बीजेपी जो है उस पे मतलब आप इस लेवल पर मत जाइए ना। हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को घिन क्यों नहीं आती है? मौत में भी आप लोग हिंदू मरा है, मुसलमान मरा है, बस कर दीजिए यार। इंसान मर रहा है, वहां पर इंसान मर रहा है, उसे इंसान की नजर से देख लो। वो जो मरा है ना, अपने पीछे पूरा एक परिवार छोड़कर जा रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे उसके जो पीछे यतीम हो गए हैं, जो पूरी तरीके से जिनके परिवार से सर पर से पिता की साया उड़ गया है, उनके घर में कैसे उनका गुजारा चलेगा? वो हिंदू खिलाएगा उनको, मुसलमान खिलाएगा? बस कीजिए सर, बस कीजिए सर, प्लीज बस कीजिए सर। हिंदू मर गया, मुसलमान मर गया, बस कीजिए सर। इंसान मर रहा है वहां पर, इंसान को इंसान की नजर से देखिए। शाहजेब भी, लेकिन तौसीफ खान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मंत्री ये बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास जानकारी होगी। वो कह रहे हैं मंत्री ये बयान दे रहे हैं, बीएसएफ की बात कर रही होगी। आइए शाहजेब, झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ। तौसीफ नहीं, बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात। देखिए, बेहद जरूरी बात मुझे कहनी है यहाँ पे। आप ये बात कही है तौसीफ जी ने, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बयान पर ये रहेंगे, क्योंकि जो खबरें आ रही है, जो पिता और बेटे की मौत है, वो माना जा रहा है कि मारकर और पत्थरबाजी से उनको मारा गया है, और बाकायदा लोग और भीड़ ने उनको मारा है। एक तरह से उनकी एक मॉब लिंचिंग हुई है। वो खबर दूसरी आ रही है। तो क्या तौसीफ उन मंत्री जी के साथ खड़े हैं ये बात को कहने के लिए कि तीनों लोगों की जो मौत हुई है वो बीएसएफ की गोली से हुई है? क्या ये कहना चाह रहे हैं? और इस बात ये बात कहकर और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं 3 लोगों की मौत की बात कर रही हूं, को मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई है। मैं क्या पूछ रही हूँ? साजिया को सिर्फ हिंदू मौत दिख रहा है, मुसलमान मौत नहीं दिख रहा है। 3 लोगों की मौत की बात कर रही हूँ। गोली खा करके मरे हैं, जो गोली खा करके जो मौत हुई है, 3 लोगों वो मुस्लिम मौत हुई है। साजिया उनके लोगों को हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, आप बैठकर बताइए ना। अब अगर आप इस स्तर पर ही बात करना चाहते हैं तो आइए, फिर आप दर्शकों को दिखाइए कि आप किस स्तर पर आकर बात करना चाहते हैं। आप बताइए, फिर दर्शकों को बताइए आप कितने हिंदू मरे हैं, कितने मुसलमान मरे हैं, ये बताना चाह रहे हैं आप। बताइए ना, बेशर्मी, बताइए इस स्तर पर आकर अगर आप बताना चाहते हैं दर्शकों को, अपनी पोल खुद ही खोलिए सर। इंसान आपको नहीं दिख रहा, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, बताइए कितने हिंदू मरे हैं, कितने मुसलमान मरे हैं। और बीएसएफ का नाम ले रहे हैं। आपके प्रोग्राम में बैठकर ये कार्ड खेला जा रहा है। साजिया जो है वो बेटा और माँ, बाप और बेटा के वो बात कर रही है, लेकिन जो गोली से मरे उसकी बात नहीं कर रही है। और रमोना जी, ये बेशर्मी आपके चैनल में हो रही है। रमोना जी, आप ये अलाउ कर रही है कि साजिया इल्मी ये धर्म का कार्ड खेल रही है। गोली से मरे हुए लोगों को वो गिनती ही नहीं कर रही। हम यहाँ पर फरीदाबाद में 3 लोगों की मौत, ये खबर डिस्कस कर रहे थे सर। इसके लिए नाकामी और जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी, हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप लेकर आए तौसीफ खान, मेरे साथ लेकर आइए तौसीफ खान सबको। शाजिया प्लीज एक मिनट, शाजिया को हटाइए जरा से, और तौसीफ खान को मेरे साथ लेकर आइए। तौसीफ खान साहब, हम यहाँ पर मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंसा हुई है और जो लोगों की जान गई है, जो हिंदुस्तानियों की मौत हुई है ना, उसको लेकर आपसे सवाल पूछ रही थी। उसके लिए जवाबदेही किसकी, वो नाकामी किसकी, ये सवाल मैं पूछ रही थी सर आपसे। आप लेकर आए हिंदू मरा, मुसलमान मरा, हिंदू मुसलमान आप लेकर आए तौसीफ खान साहब, मैं नहीं लेकर आई।
आपने मरने वालों में भी धर्म ढूंढा। रमोना, आपने देखा कि हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है। हिंदू मुसलमान साजिया इल्मी ने शुरू किया। सर प्लीज, आप भूल गई हैं, हिंदू मर रहा है या मुसलमान मर रहा है। मीता चक्रवर्ती को लेकर आई। मीता चक्रवर्ती अभी यहाँ पर पैनलिस्ट थे हमारे साथ राजीव जी, और उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का धर्म होता है कि वो राजधर्म अपनाए, लेकिन यहाँ पर तो मरने वालों का भी धर्म ढूंढा जा रहा है। हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, यहाँ तो सबने सुना, मैंने नाम तक नहीं लिया। ये फंस गए हैं, ये फंस गए से मेरा नाम ले रहे हैं। झूठ ना बोलिए, ये झूठ ना बोलिए, सबने सुना। सबने सुना, मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा। दर्शक ने देखा है, और ये पूरी डिबेट जो है वो यूट्यूब पर जस्ट की 10 मिलेगी आपको। सोशल मीडिया पर आप उनके नजर में तो ये मौत भी नहीं हुई, ये लोग थे ही नहीं। रवाना जी मुझे बोलने देंगे आप, रवाना जी मुझे बोलने देंगे आप। लगातार ये शख्स बोल रहा है, जो इंसान और हिंदुस्तानी मर रहा है उसका धर्म कौन तलाश रहा है। बिल्कुल रवाना, अरे रवाना मैं 10 सेकंड बोल लूं, 10 सेकंड में बोल सकती हूँ रवाना, 10 सेकंड में बोल सकती, 10 सेकंड में बोलने दे रही है मुझे, 10 सेकंड में बोलना चाह रही हूँ। किसी ने सुना मुझे हिंदू मुसलमान कहते हुए, और ये फंस गए बुरी तरह से, क्योंकि अपने मंत्री की बात में कर रही थी, और उनके मंत्री ने बीएसएफ का नाम लिया है। ठीक है, ठीक है जी, इनके मंत्री ने बीएसएफ का नाम लिया है, मैं उसकी बात कर रही थी। हिंदू मुस्लिमों ने कहा सबने सुना, झूठ बोल रही है। क्या कहा है? शाजिया इल्मी ऐसे डांट रही जैसे चैनल खरीद लिया। झूठ ना बोलिए, शर्म आनी चाहिए आपको, बेशरम कहीं के। शाजिया इल्मी बात करेंगे कोई बात मीता जी आइए, समझ में नहीं आएगा। हाँ जी मीता जी आइए, अब आप भी दिख रही हैं। देखिए मीडिया में ऐसे रिपोर्ट्स गया है, सोशल मीडिया में भी ऐसे रिपोर्ट्स है कि बीएसएफ ने फायरिंग ओपन किया था। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट्स है। अभी हमारे पास तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, स्टेट में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो जाके ये एस्टैब्लिश करे कि सच में बीएसएफ ने फायरिंग ओपन किया था या नहीं, और कैसे मौत हुआ। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सारे इंडियन नेशनल्स है, इंडियन सिटीजन्स है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ह्यूमन लाइफ का जो वैल्यू होता है और इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि स्टेट पुलिसिंग इज अ स्टेट लायबिलिटी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बात तो ये। सेकेंडली, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम का राजनीति हो रहा है वो टीएमसी वाले भी कर रहा है, जैसे हुमायूं कबीर कर रहा है, इतना र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं टीएमसी के लोकल लीडर्स, और एक ही साथ साथ जो मिस इन्फॉर्मेशन फीड किया जा रहा है वो बीजेपी की तरफ से भी हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो इतने रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में है, वो पब्लिक डोमेन में कमेंट कर रहा है मैं हिंदूज के वोट से जीत के आई हूं तो मैं सिर्फ हिंदूज की बात करूंगी। नहीं सर, आप 30% मुस्लिम्स की बात भी करेंगे, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन में हो, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रह के आप नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ हिंदूज की बात करूंगी। तो ये आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि साहब सत्ता का अपना धर्म होता है, राजधर्म यही है कि जो भी लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको आप धर्म के चश्मे से ना देखें। लेकिन यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और मरने वालों को वो धर्म के आधार पर देख रहे हैं। सर, हिंदू मरा, मुसलमान मरा, और ऊपर से ये कि साहब बीजेपी क्योंकि सिर्फ हिंदू मरता है तब बात करती है, तो इसका मतलब कि टीएमसी मुसलमान मरेगा तभी बात करेगी। ये सर कहां लेकर जा रहे हैं हम इस देश को? राजीव जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक जो सबसे बड़ा मसला है, एक राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही, किसी कानून के प्रावधानों से आपका ऐतराज हो सकता है, सही, लेकिन ऐतराज को जताने का ये तरीका नहीं हो सकता है कि मानवता शर्मसार हो जाए, लोगों को जिंदगियां गंवानी पड़े, और एक ऐसा सांप्रदायिक विभाजन जो हिंदुस्तान की आज़ादी की भयावह तस्वीर को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दे। निसंदेह अगर किसी भी राजनेता को केवल सत्ता में आने के लिए, इतने सारे या सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के वातावरण को बनाने की स्थिति आती है, तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति में न होना ज़्यादा अच्छा है। ये बेहद शर्मनाक है। और जो कुछ हो रहा है, एक केंद्रीय कानून, आप जानते हैं कि इसके प्रावधान आपके बस में नहीं है। राज्यों के पास बहुत ही सीमित अधिकार है किसी केंद्रीय कानून को नहीं लागू करने के। बिल्कुल। लेकिन आप बजाय इसके कि सच को स्वीकार करें, आप लगातार उकसा रहे लोगों को, भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो गलतियां की, जो आपकी नाकामियां हैं, जो एक
ये डॉक्टर के साथ जो रेप के बाद जो वहाँ की अव्यवस्था की पोल खुली, जिस तरह से कुछ लोगों पर जिस तरह के बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार के बड़े किस्से आए, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वक्फ की आड़ में आप पूरे बंगाल को सांप्रदायिक विभाजन के कगार पर पहुंचा रहे हैं। तो जनता समझदार है, मुसलमानों की कुर्बानी हो या हिंदुओं की हो, जो पढ़े लिखे मुसलमान होंगे, जो समझदार मुसलमान होंगे, जो धर्म का मतलब समझते होंगे, वो भी इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। और ये बिल तो निसंदेह ये नागरिक सर इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता है सर। और जो भी मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, मर तो इस देश का नागरिक रहा है ना। मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है सर कि देखिए यहाँ पर किस बेशर्मी के साथ जो नेता हैं वो मरने वालों में भी धर्म तलाश कर रहे हैं कि हिंदू मरा जी, मुसलमान मरा जी। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक तो और कुछ हो नहीं सकता है। मैं सुबोध जी आप ही के पास आ रही हूँ सर। और अभी जिस बात का जिक्र राजीव जी कर रहे थे ना कि गुमराह करने का काम, ये गुमराह करने का काम सुबोध मेहता जी आपके नेता तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। वो भी ये बयान दे रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। सर ये कानून केंद्र का है सर, राज्यों में सत्ता में आकर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। ये भ्रम फैलाना छोड़िए सर, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप देश को? सुबोध मेहता। देखिए रोमाना जी, दो बातें मैं कहूंगा। एक तो पहले जो हमारे बड़े भाई राजीव जी हैं उनका बात कहूंगा। देखिए 90 के बाद लगातार जिन लोगों ने धर्म की राजनीति और राजनीति का धर्मांतरण किया, तब से भारतीय जनता पार्टी फायदे में है, ये वही करती है। और 90 के बाद लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। और आज के दिन में नीतीश जी का ये नाम ले रहे थे, अमित शाह जी का जो होम मंत्रालय है उसके तरफ से आप देखिए बिहार दूसरे स्थान पे है कॉमनल वायलेंस में। 8 कॉमनल वायलेंस हो गया है, 8 अभी कॉमनल वायलेंस हो गया है। और दूसरे स्थान पे जो है बिहार है और उत्तर प्रदेश है। अब बात आप ने कहा वक्फ कानून को, देखिए वक्फ कानून जिस तरीके से मैंने कहा कि सजेशंस को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, सबसे ज़्यादा सजेशन आज तक कभी आया है तो 92 लाख सजेशन है, उसमें पढ़ने का भी टाइम नहीं लगाया इन लोगों ने। जिस तरीके से जो है यहाँ पे उसमें क्लॉजेस में बदलाव किए गए, 1995 के क्लॉजेस में वक्फ कानून पे, और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लाया गया। बात कह रहे हैं सर, अगर शिकायत है इस कानून से कानून पास हुआ, फिर सर अब आता हूँ, विकल्प तो अदालत ही है ना सर, उसका विकल्प तो अदालत ही है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मैं बता रहा हूँ उसके दो विकल्प हैं। लेकिन यहाँ पर तो सर हिंसा हो गई है ना सर, और यहाँ तो सर इस कानून के नाम पर गुमराह किया जा रहा है ना सर। देखिए दो तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को उकसाया जा रहा है, यहाँ तो लोगों को भड़काया जा रहा है। दो तरीके से नहीं, इस कानून को बहाना बनाकर सियासत चमकाने के लिए पोस्टर वॉर का खेल खेला जा रहा है सर। यहाँ तो ये हो रहा है ना सर, अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? इस देश के मुसलमान का हो रहा है। रोमाना जी देखिए दो तरीके के प्रावधान है। एक तो लीगल रूट है जो कि ऑलरेडी चले गए हैं, हमारी पार्टी चली गई है, राष्ट्रीय जनता दल गई है इसको लीगल रूट कर। और दूसरी है जमहूरियत में जो है जनता भगवान होती है। जमहूरियत के सामने हम लोग जिन मुद्दों को लेके जा रहे हैं इसमें जो है तर्क है, कुतर्क नहीं है। और जहां तक बात रही दंगा की, दंगा जो है जिस तरीके से कानून के प्रावधान को बदल के किया गया, तो दंगा अगर कहीं स्टेट में हो रहा है तो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन केंद्र सरकार उतना ही जो है कल्प्रिट है कि जिस तरीके से इस कानून को डिबेट डिस्कशन में लाना चाहिए था, सजेशंस को मानना चाहिए था, जेपीसी को मानना चाहिए था, इन लोगों ने बुलडोज करके मेजोरिटेरियन की तरह 2:30 बजे रात में पास किया गया है। तो इस तरीके से जो है जनता के सामने हम लोग जा रहे हैं। जनता देखिए नहीं, आप दंगा की बात करिए, दंगा के पीछे भारतीय यादव ये कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। और सुबोध मेहता जी मुझे पाठ पढ़ा रहे बैठकर कि साहब तर्क है कुतर्क नहीं। तो सर सबसे बड़ा कुतर्क तो यही है। मैं कह रही हूँ कि साहब इस कानून को लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। तो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो सेंटिमेंट था उसको बुलडोज कर दिया गया है। सर ये विपक्ष यहाँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भावनाएं भड़काने का खेल खेल रहा है? देखिए आज एबीपी न्यूज में डिबेट का कारण क्या है? हिंसा। यदि हिंसा नहीं होती तो शायद हम वक्फ पे डिबेट नहीं करते। सही। चूंकि डिबेट कर कर हम थक चुके हैं। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक प्रश्न पहले पूछ दूंगा, फिर मैं अपनी बात कहूँगा। वक्फ कानून जो अमित शाह जी ने संसद में इस बार उन्होंने जो अपना भाषण दिया, जैसे कक्षा में बच्चों को समझाया जाता है, इस तरह से उन्होंने एक एक क्लॉज के बारे में बताया।
और जो एप्रीहेंशन था, जो उन्हें शंका थी कि ऐसी बातें कही जाएगी, उसका पहले ही निदान किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ कानून का जो धार्मिक पक्ष है वक्फ बोर्ड का, उससे इस कानून का कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। वो पैसे का कैसे खर्च करेंगे, क्या खर्च करेगी, पैसे का सही खर्च हो, सिर्फ वक्फ मैनेजमेंट ये देखेगी। इस कानून का लब्बो लिबाब यही है कि वक्फ का मैनेजमेंट प्रबंधन सही हो, वक्फ को असीमित अधिकार ना हो, वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं हो। दूसरी, कल मेरे पास वक्फ के जो एक उसका टेनेंट्स है, उस एसोसिएशन के एक मेंबर आए थे। उन्होंने दिखाया कि जो प्रॉपर्टी उनके पास है, वो खुद उसके टेनेंट हैं, वो लीज पर ले रखा है। उन्होंने कहा कि हर लीज के लिए हर बार 1 साल 3 साल के लिए लीज दिया जाता है। उस लीज को आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपये को घूस देना पड़ता है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है, ये किसका पैसा जा रहा है, किसके पॉकेट में जा रहा है। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, आज आपके यहाँ डिबेट का कारण हिंसा है। और जिस प्रकार की राजनीति में, और जो मंत्री जी का बयान दिखाया, जिस प्रकार का मंत्री जी का बयान दिखाया, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम बढ़ने वाले को चिन्हित किया जा रहा है, ये 1946 में घड़ी की सुई चली गई। जब डायरेक्ट एक्शन हुआ तो कहा कि इतने हिंदू मारे गए, इतनी एक ऐसी महिला को मारा गया जो स्टेट्समैन की रिपोर्टर थी और माँ बनने वाली थी, उनको सड़कों पर उनके साथ बलात्कार हुआ, हत्या। और एक और बात बता दो, 1968 में जब गुजरात में दंगा हुआ तो एक प्रेस काउंसिल ने एक फरमान जारी किया कि कोई भी अखबार उस वक्त और कोई नेता इस प्रकार का बयान नहीं देगा जिससे कोई कम्युनिटी के बारे में पूरे देश में हिंसा भड़के। आज टेलीविजन चैनल पर बैठकर एक प्रवक्ता कह रहा है ये हिंदू मरा, ये मुस्लिम मरा। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की सरकार ने वक्फ कानून को नहीं लागू करने का क्या तर्क दिया है, वो तर्क बताए। ये इस तरह से देश का संसदीय जनतंत्र नहीं चल सकता है। ये देश की संप्रभुता पर सवाल खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी मानकर चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ पूरा हिंदुस्तान एक है। आज बिहार में भी, अररिया में, पूर्णिया में, राजीव जी कह रहे थे ना, अररिया में, पूर्णिया में मुसलमानों की बहुत तादाद है, किशनगंज में तादाद है। कहाँ हिंसा हो रही है, कहाँ वायलेंस हो रहा है, कहाँ जुलूस निकल रहा है। और आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि लालू जी ने किया। लालू जी ने तो सिर्फ आग लगाने का काम किया है। दूसरी बात, मैं एक और अंत में बात करना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति के प्रति अनास्था पैदा मत कीजिए। लोगों में इतना मिसट्रस्ट, अनास्था पैदा होगा कि राजनीति से अपने आप को दूर कर लेंगे। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता जी ने जिन लोगों को आगे बढ़ाया। मुर्शिदाबाद का सांसद रोमाना जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। यदि आप सेलिब्रिटी हैं तो आप सांसद मत बनिए, ये आपकी बाध्यता है क्या? लेकिन ये बाध्यता टीएमसी की थी, उसे चुनाव जीतना जी, मैं जवाब सेलिब्रिटी स्टेटस का उपयोग करना था, इसलिए मैं उस सेलिब्रिटी को दोष नहीं देता हूँ। साफ तौर पर कहता हूँ कि पश्चिम बंगाल अराजकता के दौर से गुजर रहा है। उसका एकमात्र निदान है कि या तो सरकार इस्तीफा दे दे, ममता बनर्जी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दे कि उनसे सरकार नहीं चल रही है। तौसीफ खान साहब, हिंसा के पीछे बंगाल में तुष्टीकरण वजह? रोमाना जी, मैं जवाब देने दीजिए। तौसीफ खान। रोमाना जी, सबसे पहले तो देखिए, झूठ को बार बार के चिल्लाकर कहा जाता है, जोर जोर से चिल्लाकर कहा जाता है, लेकिन मैं ये झूठ को बिना काउंटर किए जाने नहीं दूंगा। हिंदू मारे गए, हिंदू की हत्या हो रही है, बंगाल में हिंदू का नरसंहार हो रहा है, बंगाल में हिंदू पलायन कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता और बीजेपी के सारे मीडिया चैनल वाले लोग 3 दिन से चिल्ला कर कह रहे हैं। और इसलिए मैंने पॉइंट आउट किया कि जो गोली से मारे गए, जिसकी बात कही जा रही है कि भाई बीएसएफ के वाले गोली के, मैंने उसी को लेकर के साजिया इल्मी से पूछा उनका धर्म क्या था। क्या आप जो मरने वालों में धर्म में आप बांटिएगा? मरने वाला क्या भारतीय नहीं है? मरने वाले को आप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराइए। क्या प्रशासन की जिम्मेदारी है? मैं खुद कहता हूं कि हाँ, पुलिस को और प्रोएक्टिव होना चाहिए। लेकिन आपकी जो राजनीतिक मंशा है, जो नफरत फैलाने की काम करते हैं, उसको कहते हैं ना, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सर, तो पहले तो आपने अपना बयान दे दिया, तो अब बयान बदल कर या अब इस तरीके के भाषण से तो कोई फायदा है नहीं। खैर, समय मेरे पास आज इतना ही है, तो इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस मैं चलते चलते ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो भी मर रहा है इस हिंसा की चपेट में आकर, उसका धर्म ढूंढने से बेहतर ये है कि हिंदुस्तानी मर रहा है। जरा सा इस दर्द को दिल में लाकर इस खबर को देखा और सोचा और समझा जाए। वक्फ कानून को लेकर अपनी अपनी राय हो सकती है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसका रास्ता हिंसा कतई नहीं हो सकता। बंगाल सरकार को दंगाइयों से सख्ती से निपटना चाहिए। जिस संविधान ने हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, विरोध करने का शांतिपूर्ण तरीके से अधिकार दिया है, उसी संविधान के हिसाब से ही
वक्फ कानून पास हुआ है और लागू किया गया है। अगर कानून से किसी को कोई शिकायत है तो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को चुनौती दे दी गई है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश की सबसे बड़ी अदालत को फैसला करने दीजिए। हमारी अपील राजनीतिक पार्टियों से भी है, जिनके नेता ऐसे वक्त में भी भड़काऊ बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे, कि ऐसे बयान मत दीजिए जिससे इस समाज में खाई बढ़े। ये हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान में बटे, इस तरीके के बयानों से बाज आइए, हिंसा को मत भड़काइए, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को एकजुट रहने दीजिए, तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना हम साकार कर पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।